गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। कक्षा 12 में ग्रोथ रेगुलेटर चल रहा है और इसमें आज हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन के बारे में। पिछली क्लास में हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन के अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, उनका जो कार्यकी प्रभाव है उसको भी हम देख चुके हैं। आज हम जानेंगे जिब्रेलिन के बारे में, ठीक है। तो देखिए जिब्रेलिन क्या है, किस तरह इसकी खोज हुई, किस तरह का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिब्रेलिन जो है वो जापान में खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? जापान में खोजा गया था जिब्रेलिन। तो इसकी खोज कहाँ हुई? जापान में, ठीक है। इसकी खोज जापान में हुई। कैसे हुई? देखिए जापान में एक चावल में एक रोग उत्पन्न हुआ है, ठीक है। जापान में चावल में क्या हुआ? चावल का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा स्टाइवा, ठीक है, ये इसका बोटेनिकल नेम है। तो चावल में एक रोग उत्पन्न हुआ और इस रोग की वजह से पौधे क्या हो गए? छोटे रह गए, यानी कि वामन पौधे उत्पन्न हुए जिनको हम ड्वार्फ प्लांट कहते हैं। उनको हम उनको जब देखा गया जापान में उनके खेतों में, तो इस तरह से पौधे जो है वो कुछ तो आवश्यकता से क्या हो गए थे? अधिक लंबे हो गए और कुछ छोटे रह गए, ठीक है। तो जो आवश्यकता से अधिक लंबे थे उनके लिए फिर जो वैज्ञानिकों में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये आवश्यकता से लंबे कैसे हो गए, जबकि इनके अंदर पुष्प और बीज का अभाव होता है। तो देखिए चावल में इसकी खोज की गई थी, जिब्रेलिन की चावल के पादप से। तो जापान में 1890 में क्या हुआ कि धान के खेतों में कुछ पौधे आवश्यकता से अधिक लंबे पाए गए और इनमें पुष्पन का भी अभाव था। और इस प्रकार की डिजीज़ को क्या कहा गया? इस प्रकार की डिजीज़ को बैकेंड डिजीज़ कहा गया, ठीक है। इस प्रकार की डिजीज़ को क्या कहा गया? बैकेंड डिजीज़, ठीक है, इसको कहा गया। क्लियर? अब देखिए बाद में 1898 में होरी, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था 1898 होरी। ये होरी 1898 ने क्या किया? इन्होंने इस रोग के लक्षणों का क्या किया? अध्ययन किया और ये पता लगाया कि इस रोग से जो पौधे हैं वो लंबे, पतले और बिना पुष्प वाले हो जाते हैं। जो बैकेंड डिजीज़ हैं इसकी वजह से पौधे कैसे हो जाएंगे? लंबे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और बिना पुष्प वाले हो जाते हैं। जो फल और बीज उत्पन्न करने में भी कैसे होते हैं? असमर्थ होते हैं। यानी लंबे तो होते हैं, पतले भी होते हैं, परंतु फल और बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुष्प नहीं बनेंगे तो फल और बीज कहाँ से बनेंगे? तो ऐसे पौधों को इसने क्या नाम दिया? ऐसे पौधों को इसने नाम दिया फुलिस सीडलिंग, यानी ऐसे पादप जिनके अंदर लंबाई तो है परंतु पुष्प और बीज नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ही क्या है? पतले हैं। तो जो फुलिस सीडलिंग या जिसे हम बेवकूफ़ नवोद्भिद कहते हैं, ये नाम किसने दिया था? होरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसी क्रम में देखिए आगे क्या किया गया। आगे एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है स्वाडा। स्वाडा ने 1912 में क्या बताया कि यह रोग एक कवक से होता है। किससे होता है? इसने ये बताया कि जो ये रोग हो रहा है जिसमें पादप आवश्यकता से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो ये रोग जो बैकेंड डिजीज़ के नाम से कहलाया, ये बैकेंड डिजीज़ किस वजह से हो जाती है? ये एक कवक से एक पदार्थ या एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसकी वजह से ये रोग हो जाता है, ठीक है। और ये रासायनिक पदार्थ मिला किससे था? ये मिला था एक कवक जिसका नाम क्या है? उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। जिब्रेला
फ्यूजी कोरई, ये जो कवक है, इस कवक से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है और वह चावल के खेतों में जो नवोद्भिद हैं उनको लंबा, आवश्यकता से अधिक लंबा कर देता है और पतला कर देता है और उनमें बीज और पुष्प बनने की संभावना को खत्म कर देता है। तो ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई से प्राप्त होता है। ये क्या है? ये एक कवक है, ठीक है। ये क्या है? एक कवक है, फंजाई है ये। आगे एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कुरोसावा, ये वैज्ञानिक कुरोसावा जो था उसने 1926 में 1926 में ये प्रमाणित किया कि जब इस कवक के निस्तार को या इसके स्त्राव को, यानी इस कवक को निचोड़ दिया जाए तो जो इससे स्त्राव निकलेगा, उस स्त्राव को अगर छोटे पौधों पर, चावल के छोटे नवोद्भिदों पर डाला जाए तो ये क्या करते हैं, ये पदार्थ क्या करता है, ये प्रो में असामान्य वृद्धि को प्रेरित करता है, यानी एबनॉर्मल एलोंगेशन को क्या करता है, ये इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, जिसकी वजह से वो नवोद्भिद आवश्यकता से अधिक लंबे हो जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात ये है कि इस रासायनिक पदार्थ जो ये निस्तार था, जो स्त्राव था जिब्रेला फ्यूजिकोराई से निकला हुआ, इस स्त्राव को जब छोटे नवोद्भिदों पर डाला जाएगा तो जो शीर्ष भाग है, जो प्रो शीर्ष है, वहाँ पर तो एलोंगेशन और विभाजन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और इस वजह से जो पादप के बाकी के भाग हैं वहाँ सही तरह से पोषण नहीं पहुँच पाएगा, जो हार्मोन हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और इसकी वजह से ही वहाँ पुष्प और बीज और फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से इसने ये साबित किया, कुरोसावा ने 1926 में, कि जब छोटे नवोद्भिदों पर जिब्रेला फ्यूजिकोराई है, इससे प्राप्त एक स्त्राव जो है उसको छिड़का जाए तो पादप असामान्य वृद्धि करते हैं, यानी उनकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। पादप का समुचित विकास नहीं होता, समुचित वृद्धि उनके अंदर नहीं होती, केवल और केवल लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद 1939 में 1939 में याबूटा एंड हायाशी, इन्होंने 1939 में, याबूटा और हायाशी ने 1939 में क्या कहा कुछ नहीं, इन्होंने इस कवक से क्रिस्टलीय स्वरूप प्राप्त किया, उस पदार्थ का क्रिस्टलीय स्वरूप प्राप्त किया, ठीक है। तो जिब्रेलिन का क्रिस्टलीय स्वरूप देने का श्रेय किसको जाता है? याबूटा और हायाशी को जाता है। इन्होंने क्रिस्टलीय स्वरूप तो प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद उसका नाम भी दिया, क्रिस्टलीय स्वरूप प्राप्त किया, किसका? जिब्रेलिन का, ठीक है। और नाम क्या दिया उसको? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नाम देने का श्रेय किसको जाता है? याबूटा और हायाशी को जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद याबूटा ने ही अपने दूसरे साथी जिसका नाम है सुनुकी, याबूटा ने अपने दूसरे साथी सुनुकी के साथ, सुनुकी इसके साथ मिलकर क्या किया? जिब्रेलिन के दो और स्वरूप क्रिस्टलीकृत किए, जिसका नाम इन्होंने रखा जिब्रेलिन ए और जिब्रेलिन बी। इस तरह से इसके दो स्वरूप, क्रिस्टलीय स्वरूप प्राप्त किसने किए? याबूटा एंड सुनुकी ने 1939 में ही किए थे, ठीक है। तो ये तो अभी तक की जानकारी हुई है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जिब्रेलिन की खोज जापान में हुई। जापान में जो धान के खेत थे वहाँ लोगों ने ये देखा कि कुछ पौधे तो आवश्यकता से अधिक लंबे हो गए हैं और वो पतले भी हो गए हैं, परंतु उनके अंदर पुष्प, फल और बीजों का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। तो जापान में ही 1890 में जो इस तरह की कंडीशन आई कि चावल के खेतों में कुछ पौधे लंबे थे, उन पौधों में पुष्पन भी नहीं हुआ, तो ऐसे नवोद्भिदों को क्या कहा गया? बेवकूफ़ नवोद्भिद कहा गया। और होरी नामक साइंटिस्ट ने 1890 में ये पता लगाया कि इस रोग के लक्षणों का अध्ययन करने पर पता चलता है
कि इस रोग से ग्रसित पौधे लंबे, पतले और बिना पुष्प वाले होते हैं और ये फल और बीज उत्पन्न करने में भी असमर्थ होते हैं। ऐसे पौधों को इन्होंने क्या नाम दिया? होरी ने क्या कहा? बेवकूफ़ नवोद्भिद कहा था। स्वाडा ने 1912 में ये बताया कि यह रोग एक कवक जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है उससे प्राप्त एक रासायनिक पदार्थ से होता है। यानी कवक जो जिब्रेला कवक है इसके अंदर क्या मिलता है? एक रासायनिक पदार्थ मिलता है और उसकी वजह से ही चावल के खेतों में, चावल के पौधों पर इस तरह के असामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं जिसके अंदर पौधा आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है। उसके बाद कुरोसावा ने ये प्रमाणित किया कि जब इस कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई के निस्तार या स्राव को छोटे नवोद्भिदों पर डाला जाए तो उनमें असामान्य वृद्धि प्रेरित होती है और वो आवश्यकता से अधिक लंबे हो जाते हैं, ठीक है, पतले हो जाते हैं, परंतु वहाँ पर भी पुष्पन नहीं होता है। कुरोसावा के बाद याबूटा और हायाशी ने इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ को क्रिस्टलीय स्वरूप में प्राप्त किया और उसे जिब्रेलिन नाम दिया। याबूटा और सुनुकी ने ही इसके दो और क्रिस्टलीय स्वरूप खोजे जिन्हें जिब्रेलिन ए और जिब्रेलिन बी कहा गया, ठीक है। आगे जो ब्रायन एट ऑल है, ब्रायन और उसके सहयोगियों ने 1954 में इसका और एक क्रिस्टलीय स्वरूप प्राप्त किया, ठीक है, और इसे क्या नाम दिया? जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड नाम देने का श्रेय किसको जाता है? ब्रायन को जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये तो बातें हुई अभी तक की। अब एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है क्रॉस, इसने 1961 में क्या किया? जिब्रेलिन की रासायनिक संरचना बताई। क्या बताई? क्रॉस ने रासायनिक संरचना बताई इसकी, जिब्रेलिन की, ठीक है। रासायनिक संरचना बताने के साथ साथ ही इसने जिब्रेलिन के कितने स्वरूप खोजे? 6 स्वरूप। कितने खोजे? 6 स्वरूप बताए। कौन कौन से? एक तो है इसके अंदर जिब्रेलिन 1 जिसे हम GA1 कहते हैं, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड 1। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, जिब्रेलिक एसिड 4, जिब्रेलिक एसिड 7 और जिब्रेलिक एसिड 9। ये 6 स्वरूप किसने खोजे थे? क्रॉस ने 1961 में खोजे थे। इसी के समय यानी 1961 में ही मैकमिलन एट ऑल, इन्होंने क्या किया? 1961 में ही इसके 3 स्वरूप और खोज डाले। कौन कौन से? GA5, GA6 और GA8। ये बाकी के 3 स्वरूप अगर हम देखें 1 से लेकर 9 तक की संख्या में, तो 1, 2, 3, 4, 7 और 9 तो खोज लिए थे क्रॉस ने, जबकि 5, 6 और 8 किसने खोजे थे? मैकमिलन एट ऑल ने, उसी इन द सेम टाइम, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिब्रेलिन जो है इसके कई रूप पाए जाते हैं, क्लियर। तो जिब्रेलिन 3 जो है GA3, ये सबसे पहले खोजा गया, ये आपको याद रखना है, सबसे पहले खोजा गया और सबसे सामान्य प्रकार का जिब्रेलिन है। सबसे सामान्य प्रकार का जिब्रेलिन कौन सा है? GA3। अब हम जिब्रेलिन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। जिब्रेलिन जो है वो होता कहाँ कहाँ है? देखिए, पादप जगत में जो विभिन्न वर्ग हैं, जैसे शैवाल हैं, कवक हैं, मोसेज हैं, फर्न और बीजीय पादप जो सीड बीज वाले पादप हैं, उन सभी पादपों में ये व्यापक रूप से पाया जाता है। शैवालों में पाए जाते हैं, कवकों में पाए जाते हैं, फर्न में पाई जाती हैं, मोसेज में पाए जाते हैं, ठीक है, बीजीय पादपों में भी होते हैं, ब्रायोफाइट में भी होते हैं। तो इस तरह से
ये जो है पादप जगत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। किसी एक पादप में सभी प्रकार के जिब्रेलिन नहीं होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जिब्रेलिन के अब तक जो हैं वो 100 स्वरूप खोजे जा चुके हैं और सभी प्रकार के स्वरूप किसी एक पादप में हो या एक पादप जगत में हो, ऐसा संभव नहीं है। जिब्रेलिन जो है वो कवकों में, अगर फंजाई की बात की रही, फंजाई में 25 प्रकार के अभी तक खोजे जा चुके हैं। उच्च पादपों में जो हायर प्लांट हैं उनके अंदर कितने खोजे जा चुके हैं? 73 प्रकार के जो हायर प्लांट हैं उनमें खोजे जा चुके हैं। फंजाई में 25 प्रकार के खोजे जा चुके हैं और इनमें से भी ये जो 100 हैं, लगभग 100 की संख्या है, इनमें से भी 15 ऐसे हैं जो कि फंजाई और हायर प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों में कॉमनली पाए जाते हैं। 15 प्रकार के जिब्रेलिन फंजाई और हायर प्लांट दोनों में ही पाए जाते हैं। क्लियर? एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि पादप के सभी भागों में जिब्रेलिन की सांद्रता अलग अलग होती है, परंतु सर्वाधिक सांद्रता कहाँ होती है? पत्तियों में होती है और उनके बीजों में पाई जाती है। सर्वाधिक सांद्रता जिब्रेलिन की कहाँ होती है? पादप में उनकी पत्तियों और बीजों में पाई जाती है। क्लियर? अलग अलग सांद्रता में पूरे पादप में ये पाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि यह 2 रूपों में मिलता है। कौन से 2 रूप हैं वो? पहला रूप तो होता है बंधित, यानी ये किसी अन्य के साथ बंधा हुआ होता है, अन्य रासायनिक यौगिक के साथ बंधा हुआ होता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है स्वतंत्र या सक्रिय रूप। जो सक्रिय स्वरूप है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, जबकि जो बंधित स्वरूप है वो ग्लाइकोसाइड के रूप में होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे इसका स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। पादप में इसका वितरण कैसे होता है? देखिए, पादपों में जिब्रेलिन का वितरण अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब ये है कि इसका हम ये कह सकते हैं कि सभी दिशाओं में असमान वितरण जिब्रेलिन का पादप के अंदर पाया जाता है। तो पादप के अंदर इस तरह से असमान वितरण सभी दिशाओं में जब होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय स्थानांतरण कहेंगे। सभी दिशाओं में होता है और साथ ही साथ जाइलम फ्लोएम से देखें हम तो इनमें तलाभिसारी और अग्राभिसारी दोनों ही दिशाओं में फ्लोएम होता है, ठीक है। इसका स्थानांतरण प्रकाश से प्रभावित नहीं होता, अर्थात प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके पोलर ट्रांसफ़र यानी कि ध्रुवीय स्थानांतरण के बारे में भी बताया है। जैसे कोटो ने 1958 में इसका ध्रुवीय स्थानांतरण भी बताया है। कोटो 1958 ने ये कहा है कि जिब्रेलिन का ध्रुवीय स्थानांतरण भी होता है। आगे देखते हैं हम केमिकल स्ट्रक्चर। जिब्रेलिन की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? रासायनिक संरचना। सभी प्रकार के जिब्रेलिन का मूल स्वरूप या मूल संरचना समान होती हैं। ये आपको याद रखना है कि सभी जिब्रेलिन मूल रूप से क्या होते हैं? जिब्रेलिक एसिड ही होते हैं और उनकी संरचना समान होती है। और ये होते क्या हैं? ये चक्रीय डाइटरपीन होते हैं, डाइटरपीन। चक्रीय रूप से क्या होती हैं? डाइटरपीन्स। इनको हम टर्पीन्स भी कह सकते हैं। चक्रीय रूप से ये डाइटरपीन्स होते हैं, ठीक है। और इनके चक्र में एक वलय पाई जाती है, एक वलय कंकाल पाया जाता है। इनके चक्र में क्या पाया जाता है? इनमें लिख दो, इनमें एक गिब्बेन, जिसे हम क्या कहते हैं? गिब्बेन वलय कंकाल पाया जाता है। ABCD से हम उसको कंसीडर करते हैं। जैसे ये संरचना होती है, ठीक है, ये A हो गया, इसी तरह से ये B हो गया,
C हो गया और ये D हो गया। तो A, B, C और D, इस प्रकार का जो इसका बाह्य स्वरूप है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम गिबेन वलय कह रहे हैं। तो कुछ गिबेन वलय, क्योंकि 100 प्रकार की जिब्रेलिन है तो कुछ की गिबेन वलय में तो 19 कार्बन परमाणु होते हैं और कुछ में 20 भी होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कुछ में कितने होते हैं, 19, और कुछ में 19 के अलावा 20 भी पाए जाते हैं। तो ये गिबेन वलय इस तरह की इसके अंदर होती है। तो जो सभी गिबेन वलय हैं उनकी संरचना में आपको याद रखना है, आप देखिए जो 7वां कार्बन है परमाणु, 7वां कार्बन परमाणु, 7वें कार्बन परमाणु पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक है। और बाकी अगर कोई ग्रुप है, बाकी ग्रुप अगर है तो कहाँ होते हैं, तो फिर होते हैं चौथे कार्बन परमाणु पर, ठीक है। COOH तो कहाँ होता है, 7वें कार्बन परमाणु पर, और इसके अलावा अगर कोई समूह है और है तो वो कहाँ होगा, चौथे कार्बन परमाणु पर होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं जिब्रेलिन की रासायनिक सूत्र, जिब्रेलिन का कैसा होता है, 4 तक जानेंगे हम, 1 2 3 4। सबसे पहले Ga1, Ga2, Ga3 और Ga4, 4 हो गए। सबसे सामान्य कौन सा है, ये वाला है, तो इसका रासायनिक सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखना है, Ga3 का, ठीक है। कार्बन की संख्या सब में कैसी होती हैं, 19 ही होती हैं, ठीक है। कार्बन की संख्या सब में क्या होगी, 19 होती है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। और जो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में देखिए जो Ga1 है उसके अंदर ये 24 होते हैं, जबकि 2 में 2 ज़्यादा होते हैं, इसमें क्या होते हैं 24। अब यहाँ ये 2 नंबर पे ही है और इसमें क्या है आपको याद रखना है, 2 ज़्यादा होते हैं, तो इसमें कितने हो जाते हैं 26। इसमें क्या होगा, इसमें Ga3 में 4 कम होते हैं, किससे, इससे कम होते हैं। Ga2 से कितने कम होते हैं, 4 कम होते हैं, यानी कि कितने हो गए, 22 हो गए। और जब जो सबसे लास्ट में है उसके अंदर फिर से कितने हो जाते हैं, ये 24 हो जाते हैं, H24 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सभी में समान नहीं होते हैं, पहले दूसरे तीसरे में समान होते हैं परंतु चौथे में एक कम होता है, 3 में तो समान होते हैं लेकिन इसमें क्या होता है, एक कम होता है, ठीक है। तो ये इनका रासायनिक सूत्र है जिब्रेलिन का। संरचना देख लेते हैं हम एक की बना करके। गिबेन वलय हम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब जो 7वां कार्बन है वहाँ पर क्या होता है, ये, ठीक है, इस पर होता है CH3। यहाँ देखें हम, ये हो गया, और बाकी इसमें OH समूह है। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा ये CH2, यहाँ होगा OH। ठीक है, इस प्रकार की संरचना हमें, किसकी संरचना है ये है
Ga3 की संरचना। किसकी संरचना है ये? Ga3 की संरचना है, इसकी है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसके कार्यकी प्रभाव, और वो जानेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।